नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस की पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए पुनः एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया है कि सर जहां से आपने छोड़ा है वहां से आप स्टार्ट करें दोबारा पढ़ाना, तो उसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों आज से अपन जहां से अपन छोड़ा था वहां से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट वीडियोस के अंदर जितने भी हमने 14-15 वीडियोस जो डिस्कस किए थे उनके अंतर्गत हम क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूं। उसके अंदर दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल, जिसको अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीटली डिस्कस करने का मतलब यह है कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ये वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से यहाँ अपने आप को रिलेट करती हैं और इस लेक्चर को आपको समझने में उन वीडियोज़ की बहुत ही हेल्प मिलेगी। और सेकंड टॉपिक इसी के अंदर दोस्तों अपन बात कर चुके थे टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के अंतर्गत केवल और केवल एपिथेलियल टिश्यू को अपन डिस्कस कर चुके हैं फर्दरली। पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू जो है अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप वगैरह, सारा क्लासिफिकेशन, इसके डायग्राम्स, सारी चीज़ें अपन वहाँ देख चुके हैं। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियोस जो नहीं देखी हैं, इन वीडियोस को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, हर चीज़ के बारे में आप वहाँ से इसे रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो अपना वीडियो रहेगा, इससे नेक्स्ट जो अपना टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जहां से अपन आज दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो तक के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है। हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने वो लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं और यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आशा करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से, अगर आप कोई भी जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, वो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, वो पुरानी वीडियोस ना देखें। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, और अगर आप समझने में सक्षम हो सकें तो आराम से यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। देखिएगा दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू को अपन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अपना सेकेंड टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में आज अपन बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, किसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, क्या चीज़ होती है, पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये कैसा होता है, मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू होता है। मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू है जो कि किसके अंदर पाया जाता है? इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? मोर वाइडली, यानी कि मोर वाइडली होती हैं, यानी कि अधिक चौड़ी सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। इसका जो मेन वर्क होता है वो सेल्स या टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू से क्या करता है? सेपरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए अच्छे से यहाँ समझें आप पहले इसको। आप यहाँ से अपने शॉर्ट नोट के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन बात कर रहे हैं, मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू होता है जो कहाँ पाया जाता है? बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? इसकी जो सेल्स होती हैं वो मोर वाइडली, यानी कि अधिक चौड़ी होती हैं। इसके अंदर सेल्स या टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू से सेपरेट करने का क्या होता है? फंक्शन पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी मैट्रिक्स के अंदर, यानी कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है,
और इन फाइबर्स का जो वर्क होता है, ये फाइबर्स का पाया जाना, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स क्यों पाए जाते हैं, इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा। यानी कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, बॉडी के अंदर एक भी ऐसा ऑर्गेनल्स नहीं होता है जिसका कोई अपना रोल ना हो। विदाउट रोल कोई भी ऑर्गेनल आपके अंदर नहीं पाया जाता है, तो हर एक चीज का अपना एक स्पेशल रोल होता है। तो इसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स का पाया जाना मैट्रिक्स में इसके किस रोल को निभाता है, ये एक सपोर्टिंग नेटवर्क का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सपोर्टिंग नेटवर्क बनाता है। ठीक है, कैसा क्या बनाता है? सपोर्टिंग नेटवर्क। देखिए फाइबर्स का प्रेजेंट होना किसको बना रहा है? सपोर्टिंग नेटवर्क को बना रहा है। अब ये सपोर्टिंग नेटवर्क भी कुछ कार्य करता होगा, वो क्या करता है? सेल्स को अटैच करने में काम करता है। सेल टू अटैच, यानी कि सेल्स के आपस में अटैच करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फाइबर्स जिम्मेदार होते हैं। और फाइबर किस प्रकार इस चीज को डन करते हैं? एक सपोर्टिंग नेटवर्क को बना करके इसको डन करते हैं। एक चीज और होती है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर गुड ब्लड सप्लाई पाई जाती है। गुड ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, इन चीजों को अगर आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपको बिल्कुल इजीली आपको इसे समझने में आसानी हो जाएगी। क्या कह रहा कि कनेक्टिव टिश्यू एक गुड ब्लड सप्लाई को रखता है अपने पास में। इसके जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेजर फंक्शंस ऑफ सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है, यानी कि सबसे अच्छा इसका जो फंक्शन होता है, वो होता है बाइंडिंग का। किसका होता है? बाइंडिंग का। बाइंडिंग किसकी करता है? सेल्स की करता है, एक दूसरे से सेल्स को करता है। और क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना हो तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें भी अपनी हेल्प करता है या भूमिका निभाता है। सेकेंड बात करें तो इंसुलेशन का भी काम कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर अच्छे से करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके 3 टाइप होते हैं। इसके पास में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स अपने पास में रखता है। और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इसके अंदर सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल्स अपने पास में कंसिस्ट करता है। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि 5 टाइप ऑफ सेल्स ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, सेकंड बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का अपने पास में कंटेन करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अपने पास रखता है। थर्ड बात करें तो फाइबर्स अपने पास में ये रखता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक बार दोबारा से मैं आपको फर्दरली बता देता हूं फास्टली। मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है। सेल मोर वाइडली होती हैं और इसके अंदर सेल और टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट करने का काम करता है। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि सपोर्टिंग नेटवर्क का निर्माण करता है और उसी की वजह से सेल्स अटैच होने में क्या होती हैं? सहायक हो जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी गुड ब्लड सप्लाई रखता है अपने पास में। मेजर फंक्शन होते हैं बाइंडिंग, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट और इंसुलेशन। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेल, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड फाइबर। अब देखिएगा आपको इसका आप यहां से इसे आराम से लिख सकते हैं, वहां केवल आपको समझाया गया, यहां आपके लिए इसकी थ्योरी दे दी ताकि आप इसे आसानी से लिख सकें, समझ सकें, आराम से लिखें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका फर्स्ट टाइप जो है कि ये कौन कौन सी सेल्स को अपने आप में कनेक्ट करके रखता है। ये 5 प्रकार की सेल्स कनेक्ट करता है, वो कौन कौन सी होती हैं उसको अपन पढ़ेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें राइट कर लें। देखिएगा अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जो इसका टाइप है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट सेल होती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल पाई जाती है वो क्या होती है, क्या इसका फंक्शन होता है, क्या क्या ये अपने आप में कंटेन करता है, क्या चीज होती है, पूरा इसके अंदर बात करेंगे। लास्ट तक बने रहना ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे दोस्तों अपन की सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। यानी कि की सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो कौन सी होती है जिसे अपन फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है कि सर ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है, यानी कि बना भी तो होगा कहीं से आया भी तो होगा। तो ये आता है दोस्तों मीसेनकाइमल सेल्स से। ठीक है, मीसेनकाइमल सेल से इनका ओरिजिन होता है।
ये लार्ज सेल होती हैं। कैसी होती हैं? लार्ज सेल होती हैं। और कैसे प्रोसेस होता है? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि लार्ज सेल होने के साथ साथ इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, यानी अनिश्चित होता है। कहां से ओरिजिनेट होती हैं? मेसेनकाइमल सेल से ओरिजिनेटेड होती हैं। की सेल्स, इसे टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू का की सेल्स कहा जाता है, फाइब्रोब्लास्ट को। ये जो सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट अगर ये आप वर्ड समझें अच्छे से तो ब्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का निर्माण करने वाला। यानी कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये किसी ना किसी चीज का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। तो ये किस किस चीज का निर्माण करती हैं? वो करती हैं दोस्तों कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स का, इलास्टिक फाइबर्स। यानी इनका क्या करती हैं? ये मैन्युफैक्चर। देखिए दोबारा से कि ब्लास्ट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, यानी कि ये जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो है आगे चल के कुछ किसी ना किसी चीज का निर्माण करने वाला है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है। तो ये किस चीज का निर्माण करता है? वो करता है दोस्तों कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर वेरी फाइन कोलेजन फाइबर, समटाइम कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर। यानी कि जो ये कोलेजन फाइबर होते हैं इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? फाइन कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। समटाइम इन्हें अपन क्या कहते हैं? रेटिकुलर, रेटिकुलिन, रेटिकुलिन फाइबर भी इसे अपन कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो फाइन जो कोलेजन फाइबर होते हैं उनको हम एक समय में क्या कह सकते हैं? रेटिकुलिन फाइबर भी कह सकते हैं। ये देखिए, आशा करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। उसको मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट यहां आपको लिख दिया है पूरा का पूरा। आराम से यहां से आप राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से लिखें यहां से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपनी, इसके अंदर है फैट सेल्स। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी के अंदर दूसरी सेल होती है अपनी फैट सेल। ठीक है, अब फैट सेल के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है फैट सेल। वो सारी चीज इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है एडिपोसाइट्स। यानी कि फैट सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको सिंगली या फिर ग्रुप में आप इनको क्या कर सकते हैं? अकर कर सकते हैं। मैनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इसे सिंगली यानी कि अकेले रूप में, या फिर ग्रुप में यानी कि झुंड में इन्हें आप देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इनका जो साइज जो होता है वेरी होता है, यानी कि बहुत बड़ा साइज होता है, एंड शेप भी इसका कैसा होता है? बड़ा होता है। अब ये जो साइप और साइज होता है ये डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट दे कंटेन। यानी कि उन सेल्स ने कितना फैट कंटेन करके रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनका साइज और शेप कैसा होता है? वेरी, यानी कि ज्यादा होता है। दोबारा समझिएगा, फैट सेल एडिपोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती हैं। कई प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इन्हें सिंगली और ग्रुप में इनको पाया जा सकता है। ये साइज में बड़ी होती हैं, शेप में भी बड़ी होती हैं। इनका साइज और शेप बड़ा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके अकॉर्डिंग होता है? कि उन सेल्स के अंदर कितना फैट कंटेन कर रखा है, यानी कि एक सेल ने कितना फैट कंटेन कर रखा है उस पर डिपेंड करता है इनका साइज और शेप। ठीक है, यहां से आप इसका नोट्स लिख सकते हैं आराम से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैक्रोफेजेस, जो इसका नेक्स्ट सेल है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है अपनी थर्ड टाइप है इसका, जो है मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है, अपना थर्ड टाइप है इसका। इसके अंदर 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट हो गया फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड हो गया अपना फैट सेल, और थर्ड है अपना मैक्रोफेजेस। इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये लार्ज होती हैं। कैसी होती हैं? लार्ज होती हैं, इर्रेगुलर
शेप में पाई जाती हैं, यानी कि ये लार्ज और इरेगुलर शेप में पाई जाती हैं। सेकंड, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है किसको? ग्रेन्यूल्स को, यानी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी साइटोप्लाज्म में। सेकंड बात करते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये डिराइव्ड कहाँ से हैं, यानी कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, यानी कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो इनका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों मोनोसाइट, यानी कि मोनोसाइट से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब ये मोनोसाइट से कहाँ कहाँ निर्माण होता है? इन ब्लड, ब्लड के अंदर इनका निर्माण कैसे होता है? कुफर सेल्स से। किन से? कुफर सेल्स से। ठीक है, इन लीवर के अंदर सिनुसॉइड्स इससे होता है, एंड लिनिंग सेल्स इन लिम्फ नोड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये ड्राइव्ड होती हैं मोनोसाइट से। ब्लड के अंदर तो कुफर सेल्स बनाती हैं, लिवर के अंदर सिनुसॉइड्स लिनिंग सेल्स बनाती हैं और लिम्फ नोड बनाते हैं। ठीक है, और स्प्लिन माइक्रोग्लियल सेल्स इन द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर इन्हें कौन बनाता है? माइक्रोग्लियल सेल्स बनाती हैं। और लिम्फ नोड कहाँ बनता है? स्प्लिन के अंदर। ठीक है, ये होता है इसका मैक्रोसाइट मैक्रोफेजेस, जो कि इसकी थ्योरी आपके सामने। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट कर लें, पोज कर करके आराम से लिख लें, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती हैं तो आने वाले जितने भी अपन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टाइप की। चलिए देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसी का चौथा टाइप है, वो है ल्यूकोसाइट्स। आप जानते होंगे इन्हीं को अपन WBC के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसका क्या रोल होता है, क्या होता है इसके अंदर, वो सारी चीज देखेंगे। वाइट सेल आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर। कैसे नंबर में पाई जाती हैं? स्मॉल नंबर में पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, कहाँ बात कर रहे हैं अपन? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बात कर रहे हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो स्मॉल नंबर में पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बट न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? मिग्रेट इन सिग्निफिकेंट के अंदर ये जो हैं वो पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? अपनी न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर के अनुसार कैसी पाई जाती हैं? मिग्रेट में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर बी लिम्फोसाइट। आपने नाम सुना होगा। बी लिम्फोसाइट्स जो अपनी सेल्स होती हैं, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। ये जो होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं, कहाँ से? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स का जो रोल होता है ये करता है सीक्रेटेड। किसको सीक्रेट करता है? एंटीबॉडीज को। ठीक है, एंटीबॉडीज को सीक्रेट कौन करेगा? प्लाज्मा कहाँ से डेवलप होता है? बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और रोल होता है जो होता है डिफेक्ट जो सिस्टम होता है अपना, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि डिफेक्ट सिस्टम जो होता है अपना एंटीबॉडीज का या फिर अपनी बॉडी का जो डिफेक्ट सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन? ल्यूकोसाइट। और जो कहाँ पाई जाएंगी? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। कितने अमाउंट में ल्यूकोसाइट पाई जाती हैं? स्मॉल नंबर में। बट न्यूट्रोफिल्स कैसी पाई जाती हैं? मिग्रेटिंग सिग्निफिकेंट के अनुसार नंबर में पाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट डेवलप होती हैं प्लाज्मा सेल से, और प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं एंटीबॉडी को, और एंटीबॉडी सीक्रेट हो जाती हैं। उसके बाद में ये एक चीज में और हेल्प करता है, वो होता है अपना डिफेक्ट सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है कौन? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर है अपना मास्ट सेल, जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं मास्ट सेल। देखिए मास्ट सेल को पढ़ने से पहले आप ल्यूकोसाइट का यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप यहां से लिखना चाहें तो लिख लें। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लें मास्ट सेल। देखिएगा दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो पार्ट है 5th, वो है मास्ट सेल का। यानी मास्ट सेल क्या होती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और कई बार 5 नंबर के अंदर इसको पूछा गया है। तो देखिएगा इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, मास्ट सेल जो होती हैं दोस्तों वो सिमिलर होती हैं। किसके सिमिलर होती हैं? सिमिलर टू द, आपने नाम सुना होगा बेसोफिल का। बेसोफिल्स जो किसका पार्ट है? ल्यूकोसाइट्स का पार्ट होता है, ठीक है। यानी मास्ट सेल सिमिलर टू बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट का जो पार्ट होता है बेसोफिल उसके सिमिलर होती हैं। ये जो पाई जाती हैं ये एक विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो आपने टाइप फर्स्ट होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड बात करूं, अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द ऑर्गन लिवर एंड स्प्लीन, यानी कि और कहां पाई जाती हैं? लीवर और स्प्लीन के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सेकंड बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म, दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो सेल, जो आपका जो टॉपिक है जो अपन स्टार्टिंग में स्टार्ट कर चुके हैं और उसको पूरा पढ़ चुके हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कई सारी चीजें बात समझ में आएंगी। कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे ल्यूकोसाइट क्या होता है, बेसोफिल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। सबसे पहले जाकर के वो 10 से 15 वीडियोज आप कवर कर लें और उसके बाद में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इसे समझने में बेहद आसानी होगी। उनको जाएं, उनको वहां से देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि तब तक आप उन चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। फटाफट से जाएं और उन वीडियोस को देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पैक्ड होता है। किससे पैक्ड होता है? ग्रेन्यूल्स से। ग्रेन्यूल्स से ये क्या होता है? पैक्ड होता है। और क्या ग्रेन्यूल के कारण इनके अंदर क्या कंटेन होते हैं? ये कंटेन करता है हिपेराइन को, हिपेरिन, हिस्टामाइन, ठीक है, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड अदर सब्सटेंस, और कई सारे और सब्सटेंस को क्या करता है? ये कंटेन करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि और क्या करता है, और ये रिलीज करता है इन चीजों को, यानी कि हिपेरिन, हिस्टामाइन इनको रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जब कोई भी सेल कैसी हो जाए? डैमेज्ड हो जाए। यानी कोई सेल अगर डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से डैमेज होगी? या तो कोई डिजीज हो गया हो या फिर कोई इंजरी हो। यानी इंजरी या डिजीज की वजह से अगर कोई सेल क्या कर देती है? डैमेज हो जाती है, यानी विघटित होना स्टार्ट कर देती है, तो इन चीजों का क्या होता है? रिलीज होती है। बात करते हैं हिस्टामाइन क्या करता है साहब। हमने पढ़ लिया कि यह कंटेन करता है हिस्टामाइन को, यहां तक हर कोई पढ़ाता है, लेकिन हिस्टामाइन करता क्या है? यह इन्वॉल्व होता है लोकली जर्नली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए ये क्या होता है? इन्वॉल्व करता है। यानी हिस्टामाइन किस चीज में इन्वॉल्व होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर इनको क्या करता है? जर्नली इनको कराने में सहायता प्रदान करता है। कौन? हिस्टामाइन, ठीक है। और हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो होता है ये कोगुलेशन, अगर आपने पढ़ा होगा ब्लड का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसके अंदर ये क्या करता है? अपना प्रेजेंट होता है। इस चीज के अंदर ये हेल्प करता है और ब्लड को मेंटेन करता है, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है और ब्लड को आसानी से हर जगह पहुंचाने का काम करता है हिपेराइन, ठीक है। तो आप इसके नोट्स यहां से बनाएं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी टिश्यू का जो सेकंड पार्ट है अपना कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र ऐसा टॉपिक होता है, एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसके अंदर 90% स्टूडेंट्स डिफीट होते हैं। यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। कठिन नहीं है लेकिन बनाया गया है, कई स्टूडेंट्सों के द्वारा इसे क्या बना दिया गया है? एक हार्ड सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है। लेकिन आप टेंशन ना लें, बिल्कुल इसी तरीके से
जिस प्रकार से आज का ये अपना क्लास रहा, इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे जब तक आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर से यही कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लिंक हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का छात्र है, जो डीओटी फर्स्ट ईयर का छात्र है, जो डीआरटी फर्स्ट ईयर का छात्र है। क्योंकि दोस्तों ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये कॉमन सब्जेक्ट है हर एक पैरामेडिकल के डिप्लोमा के अंदर। हर कोई इस क्लासेस को ले सकता है, क्योंकि उसी बेस पर इन्हें क्लासेस को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।